प्रस्तुति प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, हर शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, सुप्रभात के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की। 3 देशों की यात्रा पर है प्रधानमंत्री, जिनमें से नाइजीरिया का सफल दौरा और उसके बाद ब्राजील का सफल दौरा, जहां रियो डी जेनेरियो में G20 में प्रधानमंत्री ने शिरकत की, जिसके बाद अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री गयाना पहुंचने वाले हैं। गयाना जो कैरिबियाई कंट्री है और जहां कैरिकॉम समिट में, इंडो कैरिकॉम समिट में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और बहुत सी अन्य भी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के कार्यक्रम रहेंगे, जिन पर डीडी न्यूज़ की खास नज़र रहेगी। और इस विशेष कार्यक्रम में भी हम आप तक लेकर आएंगे तमाम ताज़े दृश्य भी। और महत्वपूर्ण हो जाता है गयाना में प्रधानमंत्री का ये दौरा, क्योंकि कैरेबियन देशों के साथ हमारी संबंध प्रगाढ़ करने को लेकर ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। और विशेष तौर पर जब हम गयाना की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील की सफल यात्रा के बाद 3 दिन की यात्रा पर आज गयाना पहुंच रहे हैं, अब से कुछ ही देर में। और 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गयाना की ये पहली यात्रा है, यानी 56 वर्षों बाद भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्ज टाउन में, जो गयाना की राजधानी है, यहाँ के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के साथ वार्ता करेंगे और प्रधानमंत्री दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। और इस क्षेत्र के साथ भारत की जो दीर्घकालिक मैत्री है उसे बढ़ाने के लिए कैरिकॉम सदस्य देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक रहेगी ये। और कल प्रधानमंत्री गयाना की संसद को भी संबोधित करेंगे और इसी के साथ जो वहाँ प्रवासी भारतीय हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, जिसको लेकर वहाँ के प्रवासी भारतीयों में भी बहुत उत्साह है। और कैरिकॉम सदस्य देशों के साथ भारत के प्रगाढ़ संबंध इस पूरे क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को और मजबूत करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से न केवल भारत और गयाना विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ जो कैरिकॉम के सदस्य देश हैं उनके साथ भी भारत 4 मुख्य स्तंभ के तहत सहयोग कर रहा है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन पहुंचने वाले हैं और वहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी होटल रिसेप्शन पर उनका इंतजार कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए हुए, प्रधानमंत्री की तस्वीर लिए हुए महिलाएं, बच्चे और भारतीय मूल के स्थानीय लोग यहाँ काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह से उनकी एक खास बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गयाना दौरे को लेकर के क्या एक्साइटमेंट है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हम यहीं मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री थोड़ी देर के बाद यहां पहुंचेंगे। तमाम जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो यहां पर मौजूद है। हम उनसे उनका रिएक्शन भी लेते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आप कब से खड़ी हैं? हम तो शाम के 6 बजे के खड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हमें टाइम का बिल्कुल भी अभी पता नहीं चल रहा क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड हैं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर, हम जिस देश से हम आए हैं उस देश से आज हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हम बहुत बहुत खुश हैं। तकरीबन 50 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यहाँ आ रहा है, क्या करने जा रही है प्रधानमंत्री? बड़ी पारंपरिक वेशभूषा में हम डांस कर रहे हैं, वेलकम डांस, और हम बहुत एक्साइटेड हैं और वी कांट वेट। आप बताइए। We are so excited. We just wait when he reach here and we can dance and welcoming him with flowers and so. Thank you. प्रधानमंत्री की तस्वीर भी देख रहे हैं। एक महिला है जो कि उनकी तस्वीर यहाँ पर लेकर के आई है। ये आपने खुद से बनाया कैसे? जी हाँ, मैंने खुद से बनाया है। ये स्केच मैंने पूरा अपने आप बनाया है और जिस दिन से सुना है कि मोदी जी आ रहे हैं उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मैं ये बना के रहूंगी और मैं लेके भी जाऊंगी। आप कितनी एक्साइटेड? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। स्पेशली हम गुजराती है और वो भी गुजरात से है, तो हम डबल एक्साइटेड है उनको देखने के लिए, मिलने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए। मोदी 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 मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल कम और व्हाट विल यू डू? वेलकम हिम विद अ डांस। जो बच्चे हैं वो किस तरीके से जो तिरंगे की पोशाक में नजर आपको यहाँ पर आ रहे हैं और यही एक्साइटमेंट जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बताता है। एक बड़ी पहचान दिलाई है भारतीयों को। आज पूरे विश्व में जो है वो एक उनका जो कद बढ़ा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें एक बड़ा योगदान कहा जा सकता है। मोदी के लिए आपने क्या तैयारी की? सर, अब तैयारी आप देख सकते हैं। उनका हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। जो पहली बार गयाना आ रहे हैं, वो तहे दिल से उनका स्वागत है गयाना में। मोदी जी हमारी कर्म भूमि गयाना में मोदी जी का स्वागत है। हम लोग बहुत खुश हैं। अब मोदी जी यहाँ पे इतने सालों के बाद पहली बार आ रहे हैं प्रधानमंत्री। हम लोग वॉरियर पे है। हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं इंडिया का आपको यहाँ आने के लिए। हम लोग अपना तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत करिए थे। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड दैट आवर बिलवेड प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी इज कमिंग टू गयाना. Who would imagine that we are all here and welcoming him in such a grand scale? So we are very, very excited. Modi, 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 मोदी मोदी। हम बहुत खुश हैं। मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पहली बार। हम यहाँ पे 35 ईयर्स से पहली बार मोदी जी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। मोदी मोदी। 50 साल में पहली बार आ रहे हैं। इतना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. It is a lifetime achievement for us Indian. It's a proud moment. We welcome, we love Modi ji. He makes us the world. The Indians are feeling proud in India now. तो ये एक्साइटमेंट जो है प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है। सभी लोग उनसे मिलना चाहते हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो वर्ग के लोग हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं और थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री आएंगे तो वो जो तस्वीर होगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। कैमरामैन सैंथिल के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, जॉर्ज टाउन, गयाना। और 50 साल का एक ऐसा इतिहास रहा है जो अब पहली बार प्रधानमंत्री, कोई भारतीय प्रधानमंत्री गयाना की यात्रा पर जा रहे हैं। इससे पहले 1968 में ही भारत के प्रधानमंत्री वहां गए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी देश है ये गुयाना, जहां का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री। और पीएम की यात्रा कितनी खास है, इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को कितनी मजबूती मिलेगी? गयाना में भारतीय उच्चायुक्त अमित तेलंग से डीडी न्यूज के संवाददाता अभिषेक सिंह ने ये खास बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के दौरे पर गयाना आ रहे हैं। कैरिबियन कंट्री है गयाना और यहाँ पर प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, प्रधानमंत्री क्या यहाँ पर जो द्विपक्षीय बातचीत होगा, इसके अलावा प्रधानमंत्री इंडियन कम्युनिटी को यहाँ पर एड्रेस करेंगे। साथ साथ
गयाना के अंदर क्या कार्यक्रम है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है अमित तेलंग जी, जो भारत के गुयाना में के अंदर जो है उच्चायुक्त है। हम उनसे बात करते हैं। सर, दूरदर्शन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे जब हम लोगों से बात करते हैं तो जो हमारा कनेक्टिविटी है भारत से, अगर हम गयाना के बीच की दूरी भी देखें, तकरीबन 14,000 किलोमीटर की दूरी है, और डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो यहाँ के लिए नहीं है, या तो यूरोप होके आना पड़ता है या फिर अमेरिका होके आना पड़ता है। तो क्या कुछ कनेक्टिविटी को लेकर भी कुछ समझौते हो सकते हैं, वीज़ा को लेकर के कुछ नया हो सकता है सर, जिससे दोनों देशों के बीच में जो है जो और बेहतर मजबूत रिलेशनशिप बन सके? कि हाँ, ये दो मैं उन्हें समस्याएं नहीं कहूँगा, बट अगर उस क्षेत्र में हम लोग कुछ थोड़ा और ध्यान दें तो शायद हमारे जो औद्योगिक संबंध हैं, उद्योग और व्यापार के जो संबंध हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अगर आप बात करें कनेक्टिविटी की, जैसे हवाई यात्रा या कनेक्टिविटी की, तो उसमें कुछ चीज़ें तो हो रही हैं। जैसे हमारे सिविल एविएशन क्षेत्र में हमने एक अग्रीमेंट, बायलैटरल अग्रीमेंट उनके साथ किया है। पिछले साल ही हमने वो अग्रीमेंट किया है, और उसके द्वारा आने वाले समय में हम लोग ज़रूर सोच सकते हैं कि नई उड़ानें हो सकती हैं इस क्षेत्र में। दूसरा जो आपने कहा कि वीज़ा के क्षेत्र में, हालांकि अगर आप कागज़ी तौर पर देखें तो गयाना में आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल ये सुविधा उपलब्ध है। एक अग्रीमेंट जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो अगर इस क्षेत्र में हमें देखना है कि लोगों के आवाजाही में सहूलियत हो, लोग आसानी से एक दूसरे के देशों में जा पाएँ, तो उससे व्यापार और उद्योग भी बढ़ेगा। तो एक क्षेत्र में हम लोग गयाना के साथ ज़रूर काम कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन 2019 में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था न्यूयॉर्क में। दूसरा कैरिकॉम शिखर सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है। कितना सर कैरिकॉम्स जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं का एक समूह है, क्या सर इससे इंडिया और कैरिबियन कंट्रीज़ के बीच में इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है सर? क्या आउटकम इसका आप देख रहे हैं? 2019 में हाँ शिखर सम्मेलन हुआ था। प्रधानमंत्री जी जो करीबियन जो 14 देश हैं, 15 देश हैं, उन 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से और उनके प्रधानमंत्रियों से मिले थे। और उसके बाद जो चीज़ आपने कही, उस वजह से हमारे जो संबंध हैं वो बहुत इम्प्रूव हुए हैं। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी प्रधानमंत्री जी और भारत ने जो कोविड के दरमियान इन देशों की मदद की, और वो इसे काफ़ी तवज्जो देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस वक्त कोई और मदद नहीं कर रहा था, उस वक्त भारत ने और प्रधानमंत्री जी ने उनकी मदद की। और उसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि हमने हमारी G20 प्रेसिडेंसी के दरमियान प्रधानमंत्री जी ने कई चीज़ें कहीं जो इन देशों के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो दूसरा शिखर सम्मेलन होगा करीबियन देशों के साथ। उनमें ये सब मुद्दे ज़रूर इस पर चर्चा होगी, और इनमें से ज़रूर कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे निकलेंगे जिससे कि हमारे संबंध जो है वो और बेहतर होंगे। पीएम के इस विजिट से सर कल्चरल एक्सचेंज जो है दोनों कंट्री के बीच में, कल्चरल मतलब लोगों के बीच की जो ये है, इसमें सर इसको कितना बढ़ावा मिलेगा? इंडियन डांस कल्चर, क्लासिकल डांस भी हमने देखा यहाँ होते हैं, योगा को काफ़ी यहाँ पे लोग अप्रिशिएट करें, योगा सेंटर भी है। तो सर जो भारतीय चीज़ें हैं उसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर? कितना इससे यहाँ पे और बढ़ावा मिलेगा? जी, मैं कहूँगा कला और संस्कृति तो हमारे जो द्विपक्षीय संबंध है उसका सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, एक पिलर है। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, 1972 में हमने यहाँ पे इंडियन कल्चरल सेंटर, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, जो ICCR द्वारा कई देशों में हमने बनाए हैं। तो इस रीजन में शायद वो पहला केंद्र था, और तब भी हमें ये पता था कि जो कला और संस्कृति है उसका कितना बड़ा योगदान डिप्लोमेसी में होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, इंडियन कल्चरल सेंटर, आजकल हम उसे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने नृत्य, संगीत, योग,
इन सब की शिक्षा ली है। आप कुछ लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे कि जो हिंदी नहीं जानते, बट अगर आप कोई उनको हिंदी गीत गाने के लिए कहेंगे तो वो आज भी बिल्कुल आपको मुकेश, लता मंगेशकर, तो जगह पे रास्ते पे भी देखा सर हमने जहाँ पे हिंदी गाना, बिल्कुल हिंदी गाने वो बड़े ही मैं कहूँगा गौरव के साथ हिंदी गाने गाते हैं, गाने चलाते हैं। आप कहीं भी जाएं, किसी भी सांस्कृतिक अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ हिंदी गाने बहुत चलते हैं, भजन हैं, बॉलीवुड के गाने हैं। तो भारत से उनका जो जुड़ाव है वो बॉलीवुड और हमारी संस्कृति के द्वारा तो बहुत है। धन्यवाद सर दूरदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए आपका। तो आपने सुना सर को कि न सिर्फ ये सिर्फ दोनों देशों के बीच के कल्चर को और मजबूत करेगा, दोनों देशों के बीच में जो है व्यापार को, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल सुविधाओं को लेकर के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के हो, इनको बढ़ावा देगा। बल्कि एक आप समझ सकते हैं 14,000 किलोमीटर की दूरी पर भारत और गयाना के बीच में प्रधानमंत्री के इस दौरे से यहाँ के लोगों को लगता है कि यहाँ पे एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भारत के अंदर कायाकल्प किया है देश की उन्नति के लिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जिस तरीके से हम रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वैसे ही गयाना को भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा उनके लिए कई सौगात लेके आएगा, जिसका फायदा गयाना को भी होगा और भारत को भी होगा। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, जॉर्ज टाउन, गयाना। और भारत गयाना के संबंधों को दरअसल ऐतिहासिक संबंध कहा जाता है, और ये ऐतिहासिक संबंध कुछ दशक नहीं बल्कि कह सकते हैं सदियों पुराने हैं। और आज गयाना की करीब 40% जनसंख्या ऐसी है जो भारतवंशी है। गयाना में प्रवासी भारतीयों से संबंधित एक विशेष स्मारक भी है, और ये स्मारक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली बार गयाना लाए गए भारतीयों के उस वक्त की झलकियों को प्रस्तुत करते हैं। और देखें तो 1838 वो वर्ष था जब पहले भारतीय ने गयाना की सरजमीं पर कदम रखा था। हमारे संवाददाता ने प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों से बात की है। ये जो मॉन्यूमेंट दिख रहा है, ये वो मॉन्यूमेंट है जहां पर पहली बार जो भारतीय है उनको लेकर तकरीबन 180 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज से उन्हें यहाँ पर लेके आया गया, और ये उन्हीं की याद में बनाया गया है। किस तरीके से आए, किस वेशभूषा में आए, जो अपने पारंपरिक रूप ढंग कह सकते हैं आप इनको, ढोल देख सकते हैं, हाथ में खाने का बर्तन देख सकते हैं, एक औजार देख सकते हैं। वो जिस परिवेश में वो लोग आए थे यहाँ पर गयाना, ये उसी की एक झलक है जो कि यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है वो इसको यहाँ पर इसको एक मॉन्यूमेंट की तरह यहाँ पर उन्होंने इसे जो है अभी तक जीवित रखा हुआ है। और हमारे साथ यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी से भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि अब तकरीबन 1968 के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री गयाना पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसको लेके क्या एक्साइटमेंट है, इस मॉन्यूमेंट के बारे में भी जानेंगे। ये जो मॉन्यूमेंट है ये बहुत पुराना, जो लोग इधर आए थे इंडिया से जहाज में आफ्टर बहुत दिन के बाद ट्रैवल करने के बाद उनके वॉयज पर इधर पहला एक हाइबरी करके जगह में सब लोग उतरा। जब उतरा गया है यही सीन उनको डिस्क्राइब किया है, वो स्कल्पचरर्स ने इंडिया से ये सब बना के भेजा है। 5-6 साल के पहले ये इधर तैयार किया गया और इधर डेसिग्नेट किया है ये इंडियन मॉन्यूमेंट। ये मॉन्यूमेंट हमको सब दिवाली सेलिब्रेशन और पागवा सेलिब्रेशन सब कुछ हम इधर ही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अब यहाँ पर। क्या एक्सपेक्टेशन है उनको लेके, कितना आप लोग के अंदर एक्साइटमेंट है, क्या प्लान किया आप लोगों ने उनके लिए? वो जो भी होने वाला है हमारा कैपिटल सिटी जॉर्ज टाउन में बहुत हो जाएगा। ये हमारा एक्सपेक्टेशंस है मोदी जी आने के बाद वी विल हैव बहुत रिलेशन तो बहुत हो जाएगा। एजुकेशन सेक्टर में एक सिनेमाटोग्राफी इंस्टीट्यूट खोलने का इधर, और इंडिया गवर्नमेंट और क्रिकेट इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए भी हम मन्नत कर रहे हैं अभी इधर। भारतीय मूल के लोग हैं, वो गयाना और इंडिया के रिलेशनशिप को अब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जब यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद और एक स्ट्रॉन्ग टाई अप दोनों के बीच में हो, ताकि उसका जो फ़ायदा हो वो यहाँ के लोगों को मिल सके, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको भी मिल सके, जो यहाँ के और अन्य लोग हैं जो निवासी हैं उनको मिल सके। तकरीबन 8 लाख की जो है पूरी पॉपुलेशन है यहाँ पर, और बताया जाता है कि
40% यहाँ पर जो है वो भारतीय मूल के लोग हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है वो न सिर्फ गयाना के लिए बल्कि भारत के लिए भी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उसको काफ़ी मजबूती देगा। कैमरामैन सेंथिल और सौरभ बख्शी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, गयाना। तो कई मायनों में गयाना और भारत के बीच के संबंधों को नए आयाम देगा, जोड़ेगा इनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। और इस वक्त हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह सीधे जॉर्ज टाउन गयाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, हमने ये देखा कि किस तरीके से भारत और गयाना के बीच सदियों पुराने संबंध हैं। इस दौरे पर बहुत करीबी नज़र है कि हम किस तरीके से गयाना से अपने संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर गयाना को भी भारत से क्या कुछ मिल सकता है। और देखा जाए तो भारतवासियों के लिए भी एक अवसर है ये जानना कि ऐतिहासिक संबंध इतने पुराने, सदियों पुराने भी रहे हैं हमारे इन कैरेबियाई देशों के साथ, जो मुझे लगता है आज की जो भारतीय युवा है उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी नज़र में, चूंकि आप कई दिनों से वहाँ पर हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं भारत और गयाना का ये जुड़ाव, क्या कुछ विशेष बिंदु आप महसूस करते हैं वहाँ? बिल्कुल ममता, बिल्कुल आपने ठीक कहा, काफी पुराना संबंध है भारत और गयाना के बीच में। और फिलहाल तो हम जॉर्ज टाउन में करें जहाँ प्रधानमंत्री थोड़ी देर में आने पहुंचने वाले हैं। और सबसे पहले मैं एक्साइटमेंट आपको यहाँ के लोगों की आवाज सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर सब यहाँ लगभग देख रहे हैं तमाम यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम इनको यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तैयारी है प्रधानमंत्री जो विजन रहा है कि 10 सालों में बदलाव आया है, जो किसी करते प्रधानमंत्री भारत के जो प्रधानमंत्री 10 साल के बाद आ रहे हैं, गयाना आ रहे हैं। तो ऐसे में गयाना के जहाँ पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनको बहुत अच्छा एक्साइटमेंट है कि इससे दोनों देश के बीच में जो कल्चरल टाइप है वो और मजबूत होगा। साफ प्रधानमंत्री जिस तरीके से आपने देखा भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिस तरीके से भारत का दबदबा बताएं, तो अब गयाना के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को इसका फायदा हो। खासतौर पर अगर हम फायदा क्षेत्रों की बात करें, तो गयाना के साथ जो प्रधानमंत्री कल द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, उस वार्ता में सबको जो मुद्दे होगा वो कृषि को लेकर के हो सकता है। एग्रीकल्चर फील्ड में यहाँ पर बहुत स्कोप है भारत, और लेकिन उनके पास तकनीक नहीं है, तो वो तकनीक जो है वो भारत इसमें बड़ा सपोर्ट दे सकता है इनको। यहाँ पर तकनीक के जरिए यहाँ पर जो एग्रीकल्चर फील्ड है इन्हें काफी जो है वो फायदा हो सकता है। साथ साथ जो हायर एजुकेशन है, या फिर हम इसके अलावा हम बात करें मेडिकल लाइन में, आपको मालूम होगा कि कैरेबियन कंट्रीज के अंदर जाहिर है आप जान सकते हैं अभिषेक कि विभिन्न क्षेत्र हैं जहां पर न केवल भारतवंशी गयाना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भारत के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर रहेगा जुड़ने का। आपसे वक्त वक्त पर और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कह सकते हैं कि जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री के आगमन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है भारतवंशियों के द्वारा, और गयाना में जो भारतवंशी रह रहे हैं उनके लिए दरअसल ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके चलते वो देश से दूर होते हुए भी, यानी भारत से तो दूर है लेकिन उससे वो बहुत करीबी भी महसूस करते हैं। और ऐसा ही एक स्थान है गयाना का विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र। ICCR के द्वारा 1972 में इस सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी, और अगर विश्व भर पर नज़र डालते हैं तो सबसे पुराने सांस्कृतिक केंद्र जो ICCR के द्वारा बनाए गए उनमें से एक है ये गयाना का सांस्कृतिक केंद्र। और प्रधानमंत्री की गयाना यात्रा के चलते यहाँ जो भारतवंशी रह रहे हैं वो तो उत्साहित हैं ही। इसी सिलसिले में डीडी न्यूज़ के संवाददाता ने इस केंद्र के निदेशक रुद्रज्योत भगवती से जो बातचीत की, आइए आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे से गयाना और भारत दोनों के बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज होगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुद्रजयंत भगवती जी, जो डायरेक्टर हैं विवेकानंद कल्चरल सेंटर जॉर्ज टाउन के गयाना के। हम उनसे बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री का ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट देखते हैं आप गयाना के लिए, इंडियन कम्युनिटी के लिए?
नमस्ते। जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का सबसे पहला कल्चरल सेंटर है वर्ल्ड के अंदर में। अच्छा, ये सबसे पुराना? जी, सबसे पुरानी है ये, और ये 1972 में एस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो कल्चरल सेंटर है ये हाई कमीशन ऑफ इंडिया की एक पार्ट है, कल्चरल विंग्स कहते हैं हम लोग इसको। और इसी के तहत यहाँ पर हमारा काफ़ी सारा एक्टिविटी चलते हैं। भारत से जो रिनाउंड गुरु है उनको भेजते हैं वहाँ, यहाँ पर ICCR के द्वारा। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है सर? हमारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ है, हम इंडियन क्लासिकल डांस सिखाते हैं और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाते हैं। योगा हमारा वन ऑफ द मेजर पार्ट है यहाँ की। यहाँ मनाए जाने वाले जो बड़े फेस्टिवल है सर, वो बताइए। हाँ जी, फगवा और दीपावली, यहाँ दिवाली बोलते हैं, हमारा वहाँ पर भी दिवाली बोलते हैं अलग अलग जगह में। और इतना धूमधाम से मनाते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा भारत से हम कल्चरल इंडिया ICCR को हम जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो वहाँ से भेजते हैं ग्रुप को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए। अभी जैसे लास्ट फगवा में वहाँ से एक भोजपुरी ग्रुप आए हुए थे और लोग बड़ी एंजॉय करते हैं इसको। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस दिन इनका मेन पूजा होएगा विवाह की, या दिवाली की पूजा होएगा, दिवाली सेलिब्रेशन होएगा, या फगवा सेलिब्रेशन होएगा, उस दिन इन लोग बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाते हैं। ये पूरा स्वात्विक भोजन करते हैं। इंडियन ट्रेडिशन है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही फॉलो करते हैं। सर, मोदी जी जब यहाँ आ रहे हैं, 50 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री इधर आ रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं? दोनों देशों के कल्चरल वैल्यूज में कितना और मतलब कितना स्ट्रांग होगा? बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बड़ा लोगों का विजिट होता है तो सभी साइड में एक ब्रिज बन जाते हैं और डेवलप होता है हर क्षेत्र में, और कल्चरल क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर इंडियन ओरिजिन लोग ज़्यादा है। और डेफिनेटली आई एम 100% श्योर जो कल्चरल प्रमोशन होएगा वो ज़बरदस्त होने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से कितना बदलाव आएगा आपने सुना जयंत भगवती जी के बातचीत से भी। लेकिन जो एक योग को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इंटरनेशनल योग डे को अब पूरा विश्व मना रहा है, यहाँ पर भी आप समझिए कि ये सबसे पुराना कल्चरल सेंटर है विवेकानंद का, विश्व का सबसे पुराना कल्चरल सेंटर। यहाँ पर योग हो, इंडियन क्लासिकल डांस है, जो भी है यहाँ पर, उन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन सभी का काफ़ी ज़्यादा है। कैमरामैन सैंथिल के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, जॉर्ज टाउन, गयाना। तो विभिन्न देशों में भारतीय समुदाय को उनकी जड़ों से जोड़े रखने का काम करते हैं ये सांस्कृतिक केंद्र। और इस वक्त जॉर्ज टाउन से पुनः हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री के आगमन का बेसब्री से इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। प्रतीक्षा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना में पहुंचेंगे, और तमाम भारतीय समुदाय के लोग भी आपके साथ इस वक्त उपस्थित हैं। क्या कुछ तैयारियां की हैं भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? बिल्कुल ममता, आप देख रही हैं तस्वीरों में साफ साफ आपको नजर भी आ रहा है तो कैसे यहाँ पे जो तमाम आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सबके हाथ में आप तिरंगा देख रहे हैं। साथ साथ जो एक्साइटमेंट इनके चेहरे को देख के आप समझ सकते हैं कितने एक्साइटेड है। तकरीबन 4-5 घंटे पहले से यहाँ पर वो लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 4-5 घंटे हो चुके हैं और चेहरे पे आप कहीं भी इनके कोई शिकन नहीं देखेंगे। अभी भी वो एक्साइटमेंट इनके चेहरे पे आप देख सकते हैं। और खास तौर पे इन लोगों ने कुछ तैयारियां भी की है, कुछ कल्चरल डांस को लेकर के भी मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि लोगों ने जो पारंपरिक नृत्य है उसको लेकर के भी यहाँ पर तैयारी की है। साथ साथ कुछ लोग यहाँ गरबा भी करने वाले, ढोल नगाड़े लेकर के भी लोग यहाँ पे आए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। तो एक जो प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, चाहे वो देश विदेश में जिस तरीके से आपने देखिए, बिल्कुल वही नजारा आपको यहाँ भी नजर आ रहा है। 50 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे, और मैं यहाँ पर वही चीज देख रहा हूँ कि 50 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, 50 साल के दरमियान भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं है, और अब उनको लेके क्या एक्साइटमेंट है। ये मैंने यहाँ पर 104 वर्षीय जो सबसे बुजुर्ग महिला है भारतीय मूल की गयाना के अंदर, उनसे ही बात किया। प्रधानमंत्री को उन्होंने कभी सामने से तो नहीं देखा, तस्वीरों में देखा है, मोबाइल पे देखा है, लेकिन वो कह रही थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए गीत गाया और उनका ये कहना था कि अब उनकी उम्र नहीं है इतना ज्यादा कि वो प्रधानमंत्री से मिलने जा सके, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि अगर अगर वो थोड़ी भी और अगर चलने में वो सामर्थ्य होती तो वो जरूर आती और प्रधानमंत्री से मिलती, उनका धन्यवाद कहती, उनके लिए उनके सामने वो गीत गाती। कुछ महिलाएं भी हम उनसे ही बात करते हैं ममता, यहाँ पर किस तरीके का उनका प्रधानमंत्री को लेकर के किस तरीके से वो स्वागत करने जा रही है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या सोचा है, अभी वो आने वाले हैं? मैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। वी आर वेरी मच हैप्पी दैट वी हैव कम आफ्टर लॉन्ग टाइम हो गई है कंट्री,
I think after 20 years, I think PM has come for this country. And then I don't think any Indian government people have come to this country. I'm so glad, I'm so happy that our family members, our whole Guyana people is so happy to come and meet them. I think all people are waiting for a long time to come and meet them. PM has come, our Prime Ministers come from India. All the Guyanese people are so happy when they are waiting to see us. Like how our Indian people are. प्रधानमंत्री से मिलने के लिए देखिए किस तरीके की बेताबी है, और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी को लेकर के अभी आने वाले क्या तैयारी की है आपने, क्या करने जा रही है? हम लोग उनकी तैयारी के लिए बहुत कुछ सोचे हैं, उनका वेलकम करेंगे। हम हमारा एक बहुत दिनों से अरमान था उनसे मिलने का, हमारा वो सपना पूरा हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ हम लोग उपलब्ध किए हैं। कितना बड़ा सपना था प्रधानमंत्री इसको देखने का, मिलने का? बहुत सारा। तो आज जब सामने होंगे क्या रिएक्शन है आपका? हमको मिलने की जरूरत है, वो हमारे सामने है। हम लोग यहाँ से 20 साल से हैं, हमारे लिए उन्होंने बहुत सारा कुछ किया हुआ है, हम लोग बहुत प्राउडफुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु भी कहा जाता है, बहुत लोकप्रिय होता है। आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोच रखती है, कैसे देखती है? Well, I'll speak in English. Yeah. So Modi ji is truly a global leader because he is the one who came up with Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. And I believe that a world leader like Modi ji is needed for global peace. So we are so looking forward to having him in this country. Thank you. आप बताइए मुझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के मैं देख रहा हूँ बहुत देर से आप तैयारी में हैं, क्या किस तरीके का स्वागत करने जा रही हैं आप? आप लोग आप बताओ। प्रधानमंत्री जी हमारे ही नहीं पूरे विश्व के लीडर हैं आज के डेट में, और वो शांति के दूत हैं, गरीबों के मसीहा हैं, और पूरा विश्व आज उनको फॉलो कर रहा है। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज जो है उनको फॉलो कर रही है। सबसे उनको उम्मीद है, उनसे सबको उम्मीद है कि आज जो चल रहा है पूरे विश्व में, सब लड़ाई झगड़े और युद्ध चल रहे हैं, वो सभी चीजों को वो जो है निपटाने की कोशिश कर सकते हैं, और वो उसको खत्म करने का हमेशा कोशिश करते हैं। हमेशा हर बैठक में बोलते हैं कि सिर्फ शांति ही हर चीज का अंत है। उनके आने से गयाना में, भारत गयाना के संबंधों में कितना और मजबूती आएगी? गयाना एक भारत ही है, हम तो ये कहेंगे। यहाँ 40% पॉपुलेशन भारत का है, और गयाना में जब वो आ रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि गयाना में उनके पिता आ रहे हैं, उनके फादर आ रहे हैं, और यहाँ के एक जनता, भले ही वो जो इंडो गयानीज हो गए हैं, लेकिन उनके सपनों में मोदी जी बहुत बसते हैं। और आज नहीं, जब से ये न्यूज आया था पूरे सोसाइटी के अंदर हर लोग बोल रहे थे कि हमारे बॉस आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं और बहुत कुछ दे के जाएंगे। ये गयाना उनका बच्चा है, इनके लिए, यहाँ के लिए वो बहुत कुछ करके जाएंगे। गयाना के लोगों को काफी उम्मीद है कि यहाँ के आने के बाद गयाना के साथ तो रिश्ते सुधरेंगे ही, साथ साथ भारतीय मूल के लिए प्रधानमंत्री जो है काफी सारी सौगात लेके आएंगे। आप कुछ कह रहे थे, तो आप कुछ कह रहे थे। गयाना के बारे में कहना चाहूंगा कि हम यहाँ से काफी सालों से रह रहे हैं, लेकिन हमें जो लगता है कि गयाना इज अ मिनी इंडिया, राइट? इंडो गयानीज माहौल है यहाँ पे। आप कहीं भी जाओगे तो आपको इंडियन म्यूजिक सुनने में मिलेगा, आपको कहीं भी लगेगा नहीं कि गयाना इंडिया नहीं, राइट? So second home to us, right? So we are welcoming Modi ji, right? They are coming like second PM coming, you know, from last 68 years, right? So we are so excited, and we are very eager to just welcome him, you know. तो यही माहौल जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे जो है चाहे वो सांस्कृतिक केंद्र हो, उससे भी आप यहाँ देख सकते हैं ब्रह्म कुमारी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पे आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद है। तमाम आप समझ सकते हैं, इस्कॉन के बात करें फिर, या फिर हम इसके अलावा भी कई सारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, भारतीय मूल के, तकरीबन 300-400 किलोमीटर दूर अलग अलग शहरों से वो यहाँ पहुंच रहे हैं। ममता जी, अभिषेक, हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री की तस्वीर हाथों में लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए तैयार दिख रहे हैं इस वक्त ये तमाम भारतवंशी। और हमेशा ही देखा जाता है अभिषेक कि विभिन्न देशों में जहां भारतवंशी अच्छी तादाद में होते हैं वहां एक मिनी इंडिया हर जगह महसूस किया जाता है कि ये मिनी इंडिया है जो हमें इस देश में नजर आ रहा है। आप जब जॉर्ज टाउन और का दौरा कर रहे थे, ये मिनी इंडिया का एहसास आपको भी हुआ क्या वहाँ पे, भाषा में, खान पान में, इत्यादि में?
बिल्कुल ममता, मैं इस वक्त तो जॉर्ज टाउन में हूँ। इसके पहले मैं यहाँ पे बर्बीज एक जगह है जहाँ पर पहली बार आज से 180 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय मूल के लोगों को यहाँ पे लेके आया गया। वो जगह को भी एक मॉन्यूमेंट बनाया गया और लोग उसको एक स्थल के तौर पे जाते हैं यहाँ पे कि उनके पहले जो पूर्वज थे वो यहाँ पर आए हैं। साथ साथ जो तमाम तरह के यहाँ पे सांस्कृतिक केंद्र है, यहाँ पे भारतीय और संस्कृति से जुड़े जो है ये सारी लाइब्रेरी के बजाय वहाँ पर आपको उनके क्लासिकल डांस आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर योगा सेंटर आपको मिलेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं बिल्कुल मिनी इंडिया ही है, जहाँ पे भारत को जिस तरीके से प्रधानमंत्री योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके गए और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग योगा के प्रति जो है वो योगा के प्रति भावना आप देख सकते हैं। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, खास तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड के समय जब पूरे विश्व में कोविड महामारी से लोग परेशान थे, उस समय कैरेबियन कंट्रीज के लिए, गयाना के लिए और आसपास के जो कैरेबियन कंट्रीज थे उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको जीवन रक्षक दवाई भेजी, कोविशील्ड की हजारों जो वैक्सीन वो भेजी। ये बहुत बड़ा देश जो आप कह सकते हैं कैरेबियन कंट्रीज के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की पहल से जो भारत और कैरेबियन कंट्रीज के बीच में एक बहुत मजबूत रिश्ता है, उसने उसकी दोबारा से वहां पर शुरुआत हुई। और ये जो शुरुआत है आज कल जब यहाँ पर आप कैरिकॉम समिट देखेंगे, दूसरा कैरिकॉम समिट, यानी कि पहला जो 2019 में यूएनसीए के साइडलाइन में न्यूयॉर्क में हुआ था, उसके बाद भारत के साथ और ये दूसरा होने जा रहा है भारत कैरिकॉम समिट। इसमें भी पूरे कैरिबियन कंट्रीज जो है वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ उनका सहयोग जो है वो हर दिशा में, कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, वो आपका फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में हो, इनमें जो है भारत और जो कैरेबियन कंट्रीज जो उनके बीच में जो है सहयोग बढ़े। और सबसे बड़ी बात कनेक्टिविटी को लेकर के अभी अगर एक बहुत जो यहाँ पर हमने देखा कि लोगों की, भारतीय मूल के लोग हो या कैरिबियन कंट्रीज के लोग हैं, उनके साथ एक बड़ी वो समस्या बताते हैं कि भारत से गयाना या फिर गयाना से कैरेबियन कंट्रीज से भारत जाने के लिए कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। या तो आपको यूरोप होके आना पड़ता है या फिर आपको अमेरिका होके आना पड़ता है, तो कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी की भी इस तरह की। तो इस दिशा में भी अपेक्षाएं रहेंगी प्रधानमंत्री के इस दौरे से। लेकिन एक बात बताइए अभिषेक, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक ये सोच रही है जो भारत में और भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों में भी परिलक्षित होती है, जो ये है कि अगर आम जन सशक्त होगा तो देश भी मजबूत होंगे। तो ऐसे में वहाँ जो गयाना वासी हैं या भारतवंशियों के साथ साथ तमाम अन्य गयाना वासी हैं जो उन्हें सशक्त करने की दिशा में, उनकी क्षमता विकास करने की दिशा में भारत बहुत सहयोग कर रहा है विभिन्न क्षेत्रों में। ये क्षमता विकास का सहयोग किस तरीके से भारत के प्रति गयाना वासियों के दृष्टिकोण को भी इस वक्त परिभाषित करता नजर आ रहा है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में ममता जिस तरीके से भारत का सहयोग रहा है, भारत की चाहे तकनीक के तौर पर हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, आप ये समझ सकते हैं कि जो विदेश मंत्रालय उनके द्वारा कई कार्यक्रम शुरू किए गए कैरिबियन कंट्रीज के साथ, गयाना के साथ, इनको इंडिया स्कॉलरशिप की स्कीम के तहत यहाँ से जो छात्र हैं उनको इंडिया भेजा गया, कई तरह की ट्रेनिंग की शुरुआत की गई। अब गयाना चाहता है कि भारत जो है यहाँ पर एक बड़े भाई के तौर पर अपने आप को यहाँ पर पेश करे, एक बड़े निवेशक के तौर पर पेश करे। गयाना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 7.5 लाख से 8 लाख की पॉपुलेशन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करे भारत, जो बुनियादी जो ढांचा है यहाँ पर भारत उसको विकसित करे। यहाँ पर अगर हम बात करें जॉर्ज टाउन में तो 3 बड़े हॉस्पिटल 3 है, लेकिन उसमें भी अगर डॉक्टर्स की बात करें तो ज्यादातर तकरीबन 80 से 90% जो डॉक्टर है वो भारतीय मूल के। तो भारत की जो वैल्यू है वो कैरेबियन कंट्रीज गयाना समझती है कि भारत किस तरीके से तकनीक के मामले में हो या फिर जो आर्थिक रूप से किस तरीके से विश्व में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहा है। और जिस तरीके से विकसित भारत के लिए भी या फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भी भारत के लिए जरूरी है कि भारत अपना जो है ग्लोबली अपना विस्तार करे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़े, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए। तो वैसे में ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कह सकते हैं आप इसे, कि जो कैरिबियन कंट्रीज है उनके साथ जो आप साउथ एशिया है उसके जो संबंध है और प्रगाढ़ हो। और इस दिशा में आप यही समझिए कि प्रधानमंत्री का ये विजिट काफी ज्यादा ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि कई बड़े बड़े समझौते जो है इसमें जो अगर द्विपक्षीय बातचीत की भी बात करें तो गयाना के राष्ट्रपति के साथ मोहम्मद इरफान अली के साथ भी कई बड़े समझौते हो सकते हैं, कई क्षेत्रों में समझौते हो सकते हैं जिसका फायदा गयाना को मिलेगा। खासतौर पर जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको
उस क्षेत्र में मिलेगा। एग्रीकल्चर का बहुत स्कोप है यहाँ पे, लेकिन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, जो तकनीक है उसका यहाँ पर विकास नहीं है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पे है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किस तरीके से किया जाए। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं हम, उस क्षेत्र में भी यहाँ पर जो है कई बड़े इस क्षेत्र में कैरिकॉम समिट में हो या फिर द्विपक्षीय वार्ता में, उसमें भी कुछ नया आप देख सकते हैं कि सहयोग को लेकर बढ़ावा मिल सकता है। एक बड़ा ऑयल ब्लॉक भी है गयाना की अगर इकोनॉमी की भी हम बात करें तो पिछले आप देखेंगे कि पिछले 4-5 वर्षों के अंदर यहाँ की जीडीपी में 40% का इजाफा है। तो ये एक बड़ा ऑयल ब्लॉक के रूप में भी गयाना उभरा है और यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम भी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर इन चीजों को लेकर के जो टूरिज्म को लेकर के हो या फिर यहाँ पे किस तरह की बेसिक फैसिलिटीज हो, उन चीजों को बढ़ावा देने में भारत एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। मुमता जी, अभिषेक, गयाना को लेकर एक विशेष बात यह भी है कि इस वक्त गयाना चूंकि कैरिकॉम का इस वक्त अध्यक्ष है और गयाना के राष्ट्रपति सबसे यंग, सबसे युवा राष्ट्राध्यक्ष हैं इस वक्त कैरिकॉम के तमाम देशों में अगर हम देखते हैं। और गयाना में 2019 में ही तेल और गैस के बड़े स्रोत का पता चला है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि इस वक्त गयाना एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से विकास की ओर एक लंबी छलांग गयाना लगा सकता है। अगर हम इन तर्कों के आधार पर समझें, क्योंकि गयाना के राष्ट्रपति ने काफ़ी उच्च शिक्षा भी प्राप्त की हुई है और उन सब के मद्देनजर गयाना को एक नई दिशा देने को लेकर जहां एक और गयाना के राष्ट्रपति से गयाना को बहुत उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा इस बात में विश्वास रखते हैं कि दूसरे देशों को, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के देशों को आगे बढ़ने के लिए जितनी सहायता मुहैया हो सके वो कराई जाए। ये तमाम बिंदु जब मिल जाते हैं तब इस प्रधानमंत्री के दौरे में क्या कुछ बड़े बिंदु जोड़े जा सकते हैं जो भारत गयाना के संबंधों को भी मजबूत आधार दे। बिल्कुल ममता, देखिए अगर हम कैरेबियन कंट्रीज की बात करें, गयाना की बात करें, तो आप देखेंगे कि इन देशों के साथ भारत का रिश्ता जो है काफी पुराना है। लेकिन ये जो देश है कैरेबियन कंट्रीज, ये भी कॉलोनी रही है, ब्रिटिश कॉलोनी रही है और ये बहुत बाद में जाके आजाद हुए। ऐसे में जो इनपे प्रभाव रहा है ये कई हद तक जो है वो आप समझ सकते हैं यूरोपीय देशों का रहा या फिर आसपास के जो बड़े देश हैं उनका रहा। लेकिन भारत से एक बहुत तकरीबन 14,000 किलोमीटर की दूरी है। हो सकता है कनेक्टिविटी बहुत बड़ा रीजन रहा हो। हालांकि सूरीनाम की बात करें, हम गयाना की बात करें या फिर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की बात करें, तो यहाँ पे भारतवंशी जो है वो तकरीबन 40% के आसपास है। ये 3 देश जो है जहाँ पे भारतीय मूल के लोग ज्यादा यहाँ पर आकर बसे। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जिस तरीके से अब एक ऑयल ब्लॉक के रूप में गयाना एक जाना जा रहा है, गयाना की पहचान बन रही है। इसके पहले भी एग्रीकल्चर के फील्ड में शुगर केन को लेकर के यहाँ पर काफी स्कोप है कि शुगर केन को उन्नत तरीके से जिस तरीके से भारत में विकसित किया जाता है, भारत में उसकी उपज की जाती है, उन चीजों को लेकर के। तो कैरेबियन कंट्रीज के साथ प्रधानमंत्री, आपने देखा प्रधानमंत्री का लुक ईस्ट पॉलिसी को उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला। अब जो कैरेबियन कंट्रीज है इनके साथ किस तरीके से टाई अप को और मजबूत किया जाए, टाई अप को और बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री का लगभग यही पूरा फोकस है। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है ये काफी सिग्निफिकेंट उसे माना जा रहा है। साथ साथ प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का जो भी विजिट रहा है वो जिस भी कंट्री में गए कुछ न कुछ उस कंट्री से भारत को भी फायदा हुआ है। यानी कि भारत के लिए भी एक बड़ा टेक अवे हो सकता है कैरेबियन कंट्रीज के साथ जो है और जो सहयोग बढ़ने से भारत के लिए भी विकसित भारत 2047 की जो बात करते हैं उसमें भारत के लिए एक मील का पत्थर कैरेबियन कंट्रीज जो है शामिल हो सकता है। और जहां तक कैरेबियन कंट्रीज की बात है, गयाना की बात है, तो गयाना को तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के इस विजिट से बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। यहाँ पे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, भारतीय जो व्यापार है भारत के साथ जो है, या फिर जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन की बात करें हम, तो इसमें भारत का एक बड़ा सहयोग होगा। यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा, साथ साथ भारतीय लोगों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन अभिषेक, अगर हम दूसरे नजरिए से देखें, यानी भारत के नजरिए से अगर हम देखते हैं, तो भारत के लिए भी यहाँ से क्या कुछ फायदा हो सकता है? यानी जब भारत गयाना की ओर देखता है या कैरेबियाई देशों की ओर देखता है, क्योंकि ये कैरिकॉम समिट है यानी कैरेबियन कम्युनिटी समिट होने वाला है, तो ऐसे में भारत इन कैरेबियाई देशों के साथ जब संबंध प्रगाढ़ करने की दिशा में पीएम के इस दौरे को देखा जा रहा है, उस दिशा में भारत क्या कुछ हासिल कर सकता है इन कैरेबियाई देशों से? क्योंकि भारत इनके विकास में योगदान देने को तैयार है, दे भी रहा है। भारत कई तरीके से आगे बढ़कर यहाँ पर काम कर रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, जहां से इन देशों के बीच में विकास हो सके। साथ ही भारत के लिए भी
कौन से महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके आधार पर भारत को भी इन कैरेबियाई देशों के साथ जुड़ने पर फायदा हो सकता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कहा। एक बहुत ही मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि जब आपका ट्रेड बढ़ता है, किसी भी देश के साथ ट्रेड बढ़ता है, तो उसका फायदा जो है आपकी इकोनॉमी को होता है, आपकी इकोनॉमी बढ़ती है। भारत का ट्रेड अगर कैरेबियन कंट्रीज के साथ बढ़ेगा, अगर आयात निर्यात उन कंट्रीज के साथ बढ़ेगा, भारत यहाँ पे बड़े इन्वेस्टमेंट करता है, यहाँ पर के साथ ट्रेड को बढ़ावा देता है, व्यापार के क्षेत्र में बढ़ावा देता है, काफी बड़ा खनिज भंडार है। अगर कैरेबियन कंट्रीज की हम बात करें, चाहे ऑयल्स के अलावा भी कई सारे जो है यहाँ पर वो खनिज बड़े भंडार है, तो भारत उन क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत कर सकता है। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत मदद कर सकता है, और साथ साथ जो आप व्यापारिक रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे। कैरेबियन कंट्री एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल साउथ अमेरिका से लेकर भारत के बीच में भारत का व्यापार जो रहा है वो बहुत कम रहा है। भारत का अगर व्यापार की बात करें तो जो दूसरे एशियाई देश है, यूरोपियन देश है, वहां पर तो भारत का व्यापार रहा है, लेकिन भारत के व्यापार की अगर हम रेशियो की बात करें तो कैरेबियन कंट्रीज के साथ भारत का व्यापार का रेशियो बहुत कम रहा है। और ये पिछले कुछ वर्षों के अंदर इसमें धीरे धीरे हमने बहुत प्रगति देखी है, बहुत बदलाव आया है। तो अब कैरेबियन कंट्रीज के साथ आप समझ सकते हैं कि सहयोग जो होता है वो एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। तो भारत को अब जितना यहाँ पर सहयोग करेगा, आप समझ सकते हैं भारत के लिए भी बहुत ज्यादा इसमें टेक अवे होगा। जी, यानी एक बड़ा बाजार जो भारत को इन कैरेबियाई देशों के माध्यम से मिल सकता है। एक और सवाल, क्योंकि अगर हम गयाना की ओर भी देखते हैं तो हम पाते हैं कि जिस तरीके की विकास परियोजनाओं में भारत सहयोग कर रहा है, भारत की सोच के साथ वो मिलता नजर आता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गयाना की बात करते हैं तो वो बायोफ्यूल अलायंस का हिस्सा हो चुका है, वो सोलर अलायंस का हिस्सा हो चुका है, वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत काम हो रहा है। भारत की ओर से वहाँ पे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा को लेकर कई तरीके से परियोजनाओं में सहायता की जा रही है। और आज के दौर में भारत वैश्विक स्तर पर अपने आप को, जब हम बात करते हैं कार्बन एमिशंस को नियंत्रित करने की, तो एक पुरोधा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता भी नजर आ रहा है। हम भी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। 2030 तक हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य को लेकर हम बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि भारत की जो प्राथमिकताएं हैं, यहाँ मैं ऊर्जा क्षेत्र की खास तौर पर बात करना चाहूंगी, जो भारत की प्राथमिकताएं रही हैं ऊर्जा के क्षेत्र में आज के दौर में, वही प्राथमिकताओं के आधार पर गयाना भी अपने विकास के साथ उनको जोड़ रहा है। तो ये समानताएं भी हैं जो दोनों देशों के बीच के सहयोग को और मजबूत बना सकती हैं। बिल्कुल, देखिए ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है, अगर जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, हमें जिस तरीके से आपूर्ति बढ़ रही है, वैसे ही ऊर्जा की जो मांग है वो भी बढ़ रही है। ये पूरे विश्व में ऊर्जा की जो खपत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसलिए जरूरी है कि इस क्षेत्र में हर देश जो है पर्याप्त अपने संसाधनों का विकास करे। ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो है उसके पास पर्याप्त संसाधन हो, उसको विकसित करे। ऊर्जा एक बहुत बड़ी चीज है जो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए या फिर विकासशील देश के लिए को डेवलप अगर होना है, उसको इकोनॉमी को, अगर उसकी इकोनॉमी को मजबूत होना है, तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत बहुत ज्यादा है। और इस फील्ड में जिस तरीके से भारत ने अपना जो आप देखें जो काया पलट आया है भारत के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, वो एक आप कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित हो रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में। लगभग यही स्थिति जो है गयाना के लिए है। यहाँ पर भी भारत जो है ऊर्जा के क्षेत्र में जो है, यहाँ पर भारत के लिए काफी संभावनाएं हैं। दूसरी संभावना मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए भारत के लिए बड़ा बाजार हो सकता है। कैरेबियन जो देश है, चाहे गयाना हो, डिजिटलाइजेशन जिसकी पूरी विश्व जो मुरीद है, जो भारत ने शुरू किया, आपने देखा कि एक क्लिक के साथ वो हजारों लोगों के खाते में जो है अमाउंट पहुंच जाता है। उन तकनीक के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा, उस तकनीक को लेकर के यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है। भारत के साथ सहयोग अगर बढ़ता है, एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है। आप समझ सकते हैं कि जो उच्च शिक्षा है यहाँ पर, चाहे मेडिकल की बात करें, हम इंजीनियरिंग की बात करें, जो हायर एजुकेशन है उसकी यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। उस क्षेत्र में भारत सहयोग करके भारत के लिए एक बड़ा टेक अवे होगा। जब भारत यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे भारत को भी काफी ज्यादा जो है फायदा होगा। व्यापारिक जो गतिविधियां हैं, जब आप दो देशों के बीच में कई सारे संस्थान जुड़ते हैं तो उससे जो व्यापारिक गतिविधियां उनको गति मिलती है। तो आप गयाना और भारत के बीच में ये 50 सालों के बाद जो
प्रधानमंत्री का ये विजिट हो रहा है तो आप समझ सकते हैं एक नया जो है एक नई कहानी लेकर के सामने आएगा ममता। जी अभिषेक, जब हम बात करते हैं वहाँ के लोगों की क्षमता विकास की तो उसमें आईटेक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ये आईटेक जो अलग अलग देशों में भी भारत की ओर से इस योजना को चलाया जा रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें डिफेंस के क्षेत्र में भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये तमाम जो क्षमता या स्किल डेवलपमेंट की हम बात करें, कौशल विकास की बात करते हैं, तो शिक्षा के साथ कौशल विकास को जोड़कर ये आईटेक बहुत मजबूती से काम करता विभिन्न देशों में नजर आ रहा है। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के बाद, ब्राजील के बाद अब गयाना पहुंच रहे हैं और नाइजीरिया में भी आईटेक ने बहुत बड़ी तादाद में वहां के एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है जो वहां के विकास में योगदान देते नजर आ रहे हैं। तो क्या यही एक तस्वीर ऐसी है जो यहाँ गयाना में भी नजर आ रही है और इस आईटेक की अहमियत को कैसे आंका जाए? बिल्कुल ममता, देखिए आईटेक की जो अहमियत है इसको आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पावर है ये, और यहाँ के लोग भी जो है इससे जुड़े हुए हैं। गयाना की बात करें, कई लोग जो है उन्होंने प्रशिक्षण पाया है आईटेक के माध्यम से, जो है इन लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षित भी हुए हैं। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि आगे भी आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे करके जो है इसमें और ये जो है बढ़ता चला जाएगा। जो कौशल विकास की बात करें या फिर अभिषेक, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आकर आईटेक के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जुड़ेंगे आपके साथ। वक्त एक ब्रेक का। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। हम लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गयाना दौरे की। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री गयाना में प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है, जिसको लेकर वहां पर भारतीय समुदाय बहुत उत्साहित भी है। और देखा है तो ये भारतीय समुदाय भारत की संस्कृति को वहाँ पे प्रस्तुत करता है और तमाम ऐसे संस्थाएं बनी हुई हैं, केंद्र बने हुए हैं जिनके माध्यम से अपनी जड़ों से, अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हैं ये भारतवंशी जो गयाना में रहते हैं। और गयाना में ही राधे कृष्ण मंदिर भी है और इस राधे कृष्ण मंदिर ने विदेश में भारतीय मूल की परंपराओं को संजोए रखने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। राधे कृष्ण मंदिर के पुजारी गयाना यात्रा पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बहुत उत्सुक भी नजर आ रहे हैं। उनसे बात की है हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। खूबसूरत सा मंदिर, भगवान श्री राधे कृष्ण का मंदिर है ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है, जब आज से तकरीबन 180-85 साल पहले जब वो यहाँ पहुंचे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी वेशभूषा, अपनी जो परंपरा है, अपनी जो संस्कृति है, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं हुए, उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। मंदिर के अंदर भी चलते हैं, भगवान गणेश की प्रतिमा है, राधे कृष्ण की है, यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान विष्णु की आप जो है वो प्रतिमा देख सकते हैं, हनुमान जी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, श्री राम नजर आ रहे हैं, भगवान शिव का पूरा परिवार नजर आ रहा है। काफी श्रद्धा से यहाँ पर बताते हैं कि फगवा भी मनाते हैं, यानी कि होली यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाता है, दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, यहाँ तक कि कार्तिक पूर्णिमा हो या फिर गुरु पूर्णिमा, उसमें लोग यहाँ स्नान भी करते हैं। तो जो परंपरा है भारत की, उसको यहाँ पे लोग इतने साल 180-85 साल के बाद भी जो है वो लोग नहीं भूले। चंद्रावती मैम, मुझे ये बताइए इस मंदिर के बारे में, कितना पुराना मंदिर है, कैसे स्टेब्लिश हुआ, इसके आपके पहले? This is all the work of Pandit Bal Govind ji, but I have been involved in it since 1976
I've been doing my work and bringing people together, teaching them the culture, the dharma, how much I can, the language. We've had people to come and do puja every day in the temple, every day, morning and afternoon. Like on Sundays, we all meet as a big family and we perform puja ityadi. Now Prime Minister Narendra Modi is coming here in Guyana. So how excited you are? I personally extremely excited. I tell you what, it's one of my dreams that come true, but it's not fully because I had wanted to tie Rakhi on his hand so much. I see him and love him like a brother. I appreciate him. I pray for him that may he continue doing this good work, this selfless work, because I learned from him that it's duty before self. Pray that his mission here in Guyana may be very successful. अब पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के स्वागत के लिए अब वो जहां भी जाते हैं, लोग इसी तरीके से उनके स्वागत में आपको उत्तेजित नजर आते हैं, उनका आदर करना चाहते हैं। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, गायना। तो इस तरह के मंदिर जो एक तरीके से भारतीय परंपराओं को सहेजने का काम कर रहे हैं और देखें तो दुनिया भर में जो इस तरह के भारतीय परंपराओं को प्रस्तुत करते और भारतीय धर्मों से जोड़ते हुए ऐसे केंद्र हैं, खासतौर पर मंदिर, वहाँ पर जो भारतवंशी रहते हैं वो भी आगे बढ़कर इन जगहों पर जाते हैं। एक तरीके से परिवार की तरह वहाँ पर सब मिलते हैं, घुलते हैं और सारे परिवार को अपनी जड़ों के साथ भी जोड़ने का एक माध्यम बन जाते हैं ये मंदिर। इस वक्त हमारे साथ महेश सचदेवा जी जुड़े हुए हैं जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और सबसे पहले चूंकि अब गयाना की बात हो रही है और गयाना में प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 56 वर्षों के बाद एक भारतीय प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। क्या अहमियत देखते हैं आप मौजूदा दौर में भारत और गयाना के संबंधों की? इसकी आयामिक महत्व है और इसमें दो चीजें कहना चाहूँगा। एक तो ऐतिहासिक और पीपल टू पीपल कनेक्ट की ये एक बहुत बड़ी खामी को पूरा करता है। गयाना के वासियों में, खासतौर पर भारतीय मूल के वासियों में भारत के प्रति काफ़ी श्रद्धा है और भारत के प्रति काफ़ी उत्साह है। धर्म के प्रति हो, जैसा आपने कहा और दिखाया भी, और या सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में हो, वो काफ़ी इस बारे में व्यग्र हैं। और इसकी जो प्रतिबिंब हमको प्रधानमंत्री की ये चिरापेक्षित यात्रा से मिल रहा है वो बहुत ही सुखद है और उसका अपना सॉफ्ट डिप्लोमेसी में महत्व है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि गयाना में पिछले दशक में बहुत बड़ा एक आविष्कार हुआ है कि वहाँ पर समुद्र तट के नीचे उनके बहुत तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है और इससे गयाना की आर्थिक स्थिति में एक आमूल परिवर्तन हुआ है और गयाना एक समृद्ध और शक्तिशाली देश बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है। और आप जैसा जानती हैं कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक है, तीसरी सबसे बड़ी खपत करने वाला देश है। हालांकि गयाना काफ़ी दूर है भारत से, लेकिन मेरे ख्याल से सांस्कृतिक और आर्थिक मसलों का ये दोहन करने की जो ये संभावना इस यात्रा से प्रकट होती है या रूपान्वित होती है, उसका बहुत बड़ा आपस में महत्व होगा। और ये देखने की बात होगी कि इस यात्रा से उस तरफ जो प्रगति है उसको कैसे बल मिलता है। जी महेश, आपने ये जो दूरी की बात की है, ये दूरी को लेकर एक बात जरूर ये महसूस की जाती है कि जो कैरेबियाई देश हैं, इस दूरी के ही कारण कैरेबियाई देशों के साथ जो या इनके प्रति जो जानकारी है उसको लेकर भी अब भी वक्त आ गया है कि हम इसको जाने भी, क्योंकि प्रधानमंत्री गयाना जा रहे हैं जहां वो दूसरे कैरिकॉम सम्मेलन में शिरकत करेंगे, समिट में शिरकत करेंगे। तो ऐसे में ये अवसर कैरेबियाई देशों के साथ भी हमारे संबंधों को पुनः परिभाषित करने का एक अवसर समान देखा जा रहा है। इन कैरेबियाई देशों की भारत के लिए अहमियत को भी कैसे आंकते हैं आप?
महेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी, पर अब मेरे ख्याल से संपर्क दोबारा स्थापित हो गया है। तो इसमें ये आयाम भी परिलक्षित होता नज़र आ रहा है, क्योंकि भारतीय मूल के लोग पूरे कैरेबियाई देशों में अक्सर मौजूद हैं, चाहे वो ट्रिनिडाड और टोबैगो हो, चाहे गियाना हो या और देश हों। और इसमें कभी कभी उनकी जो उपस्थिति है उसको उससे विवाद उत्पन्न होते हैं। वहाँ के जो अन्य मूल के नागरिक हैं, चाहे वो अफ्रीकी मूल के हों, चाहे वो पाश्चात्य देशों के मूल के नागरिक हों, वो भारतीयों का कभी कभी पूरी तरह से समर्थन नहीं करते हैं और उन पर ऐसा आक्षेप लगाया जाता है कि वो भारत के पिट्ठू हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से कैरिबियन समिट में प्रधानमंत्री की जो हिस्सेदारी है वो अपनी जगह पर इन शंकाओं का निर्मूलन करती है कि भारत सिर्फ अपने मूल के लोगों में ही दिलचस्पी रखता है, और इस तरह से उनको ये आश्वासन देती है कि भारत के राजनीतिक संबंध जो उनकी सरकारों से हैं वो अपनी जगह पर सुदृढ़ हैं और भारत उनकी प्रगति में, सामाजिक संतुलन में पूरी तरह से भागीदार होने को तैयार। जी, और महेश जी, ऐसे में चूंकि हम मानते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, इनमें से बहुत सारी और बहुत सारी ऐसी समानताएं भी हैं भारत की जो इन देशों के साथ भारत को जोड़ती है, जहां एक और विकास परियोजनाएं जो इन विभिन्न कैरेबियाई देशों में चल रही हैं उनमें भारत योगदान दे रहा है। वहीं साथ ही आज के भारत का और जिस तरीके का मजबूत नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, उसके मद्देनजर आज के भारत से भी तो बहुत उम्मीदें होंगी इन कैरेबियाई देशों की। क्या लगता है आपको, ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर इन कैरेबियाई देशों के ऊपर भी नजर रहेगी कि ये भारत के साथ सहयोग कर सके और भारत को भी उनसे फायदा हो सके? जी, ये उभय पक्षों के बीच ऐसी कई समानताएं और कई ऐसी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं, पूरकताएं हैं, जिनका दोहन इस यात्रा के दौरान संभव होगा। पहली बात तो ये है कि सामाजिक तौर पर ये जो देश हैं और इनके समाज हैं, ये अपने आप को थोड़ा अलग थलग महसूस करते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका हो या दक्षिण अमेरिका के देश हों, इन दोनों से इनकी अलग पहचान है। कुछ अंग्रेजी की वजह से, कुछ स्पेनिश की वजह से, फ्रेंच की वजह से, और पूर्व उपनिवेशों वाले देश हैं उनसे संपर्क के लेकर के, जैसा आपने कॉमनवेल्थ का जिक्र किया, उसी तरह से फ्रेंच गियाना भी है, उसी तरह से हाइटी भी है, उसी तरह से और देश भी जो हैं जिनका की संपर्क है। दूसरी ओर जैसा कि ये देश जलवायु परिवर्तन से अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं, ये सब द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, और अगर समुद्र का स्तर बढ़ता है या तूफान ज़्यादा आते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से, तो इनको काफ़ी आधारभूत यानी एग्जिस्टेंशियल परेशानियां हो सकती हैं। तो इस बारे में भी वो भारत से बात करना चाहेंगे और भारत से अपनी जानकारी को, टेक्नोलॉजी को साझा करने के लिए कह सकते हैं। तीसरी ओर भारत, क्योंकि यहाँ काफ़ी दूर है और इससे भारत की जो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट की जो उनको कोई आशंका नहीं है। और जी, जाहिर है कि कैरेबियाई देशों के संबंध भारत के साथ और नए आयाम जोड़ते नजर आएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना पहुंचेंगे और दूसरे कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में वे शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये कैरेबियाई देश जिनमें से अधिकतर आइलैंड कंट्रीज हैं, द्वीपीय देश हैं ये। ऐसे में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से भी जूझते नजर आ रहे हैं ये विभिन्न देश, और ऐसे में जब भारत इन जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर विश्व स्तर पर ग्लोबल साउथ की चिंताओं को भी सामने रखता नजर आ रहा है महेश जी,
तो ये सिर्फ इन आइलैंड कंट्रीज के लिए तो एक अस्तित्व का सवाल खड़ा हो चुका है जब जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि जलस्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा इन पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ ग्लोबल साउथ की जो चिंताएं भारत साझा करता है, खासतौर पर उनके विकास में सहयोग को लेकर या विकास की चुनौतियों को लेकर, उनसे भी कह सकते हैं कि एकमत और सहमत हो सकते हैं ये देश, और इन मायनों में भी ये कैरिकॉम सम्मेलन, शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेगा। आपका विचार बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल से अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो चाहे सोलर पावर हो, चाहे वो विंड पावर हो, या जो नई डिजिटल टेक्नोलॉजी यूपीआई वगैरह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत ने कायम किया है, वो इन छोटे द्वीपों से जुड़े हुए देशों में काफ़ी कारगर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग द्वीपों में एक तरह से आपस में कनेक्टिविटी में कमी है। तो स्वायत्तता के हिसाब से अगर हर द्वीप पर सोलर पावर या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या यूपीआई और इस तरह की चीज़ों को अगर भारत के साथ सहयोग करके बढ़ाया जा सके, तो उनके विकास में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है उसको पूरा किया जा सकेगा। और इस तरह की भारतीय टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। और इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि दूरी के बावजूद अंग्रेजी भाषा को लेकर के, भारतीय मूल के समुदाय को लेकर के, और सॉफ्ट पावर जैसे क्रिकेट इन देशों में काफ़ी पॉपुलर है और भारत में भी क्रिकेट का दबदबा है। तो इसको लेकर इन सब को मिला करके एक बड़ा रुचिकर माहौल तैयार किया जा सकता है, जिससे कि भारत और कैरिबियाई देशों और गुयाना वगैरह में जो है आपसी समृद्धि को इशारा की तरफ एक झुकाव बनाया जा सके। बिल्कुल महेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा है। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना पहुंचने वाले हैं। जॉर्ज टाउन में आगमन होने वाला है प्रधानमंत्री का, जिसको लेकर वहां पर जो भारतीय समुदाय है वो भी बहुत उम्मीदें लगाए हुआ है और बेसब्री से इंतजार भी कर रहा है। और भारतवंशियों के लिए जो गयाना में रहते हैं उनके लिए तो ये यात्रा कई मायनों में खास होने वाली है। और डीडी न्यूज के संवाददाता ने गयाना में जो भारतवंशी वित्त विशेषज्ञ गायसुको लिमिटेड और गयाना के सबसे बड़े बैंक डेमेरेरा के चेयरमैन प्रवीण दवे हैं, उनसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत की है। आइए आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गयाना दौरे से दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों में को किस तरीके से और मजबूती मिलेगी, किन क्षेत्रों में, व्यापार के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें, क्या दोनों के देशों के बीच में सहयोग बढ़ेगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्रवीण दवे जी, जो गायसिको लिमिटेड जो है यहाँ की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है उसके चेयरमैन रह चुके हैं। इसके साथ साथ जो है डेमरारा बैंक के ये CEO भी रह चुके हैं और फिलहाल जो है ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, यहाँ पर गयाना में है। हम लोग इस वक्त जॉर्ज टाउन में। सर, दूरदर्शन न्यूज से बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं आप, दोनों देशों के रिश्तों को अगर देखा जाए, गयाना और भारत के रिश्ते को? 2000 में मोदी जी यहाँ आए थे। जब वो यहाँ आए थे तब मैंने एक सवाल पूछा, साहब ये कंट्री कैसा है? तो उसने बोला आपके पास रिसोर्सेज क्या है? मैंने बोला यहाँ का गोल्ड है, डायमंड है, लंबर है, फिर राइस है, शुगर है, ऑल दिस इज। इसे नहीं आप भूल रहे हैं, यहाँ का सबसे बड़ा रिसोर्सेज है, वाटर है, एयर है और लैंड है। आप इसको काउंट नहीं करते हैं। आप यदि ये कंट्री अपना प्लानिंग इस रिसोर्सेज पे करे तो ये कंट्री कैन डेवलप लाइक एनीथिंग। अगर देखा जाए प्रधानमंत्री के इस विजिट को, तो इंडिया के लिए क्या आप कह सकते हैं, क्या टेक अवे रहेगा इंडिया के लिए, और गयाना के लिए क्या टेक अवे? गयाना में गायसुको दैट मीन शुगर प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन वो इट इज इन ए वेरी चैलेंजिंग पोजीशन, फाइनेंशियली, मैनेजरियली, ऑपरेशनली वो बहुत खराब परिस्थिति में है। गयाना कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम इंडिया इन शुगर प्रोडक्शन and then it can revive its sugar production here and गायसुको operations here. दूसरी एक एरिया है जो फाइनेंस वाला है। हमको मालूम है कि हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है।
आज इंडिया में ये चीज है कि आप बटन दबा के मिलियंस ऑफ लोगों को आप अपना पैसा पहुंचा, दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज नीड। डिजिटल पेमेंट पिछले 5 वर्षों में 40% का इजाफा हुआ है जीडीपी में। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए यहाँ पर चाहे इनके बुनियादी ढांचों को विकसित करना हो या फिर कृषि के क्षेत्र में जो विकास को लेकर के हो, उसमें भारत का सहयोग एक काफी गयाना के लिए काफी मायने रखेगा। और साथ साथ जिस तरीके से एक बड़ा ऑयल हब के रूप में गयाना को देखा जा रहा है, उसमें भारत जो है निवेश कर सकता है, जो कि भारत के लिए भी, भारत की इकोनॉमी को, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, जॉर्ज टाउन। तो जाहिर है कि भारत के पास बहुत स्कोप है, गयाना के साथ बहुत संभावनाएं हैं जिन पर भारत आगे बढ़ सकता है और रिश्तों के साथ कुछ नए आयाम भी जोड़ सकता है। हमारे साथ महेश सचदेवा जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक लगातार बने हुए हैं। महेश जी, जब हम बात करते हैं कैरेबियाई देशों की, तो हम ये देखते हैं कि इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध तो हैं, लेकिन जब हम इन्हें एज ए ब्लॉक देखते हैं, एक समूह के तौर पर देखते हैं, तो 1985 के बाद ही भारत के संबंध इसे एक ब्लॉक के तौर पर आगे बढ़ाने की दिशा में आए, वो भी जब साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन हुए। लेकिन अब आज के दौर पे कहा जा रहा है कि फार्मा भी है, एग्रीकल्चर भी है, तमाम और नए क्षेत्र हैं जहां इन संभावनाओं को हम इन देशों के साथ भी तलाश सकते हैं। कहां तक आपको लगता है कि आज जो भारत के मजबूत क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में जो मजबूत पैठ है, कौन से ऐसे क्षेत्र देखते हैं आप जिसमें हम एज अ ब्लॉक कैरिबियाई देशों के साथ इस कैरिकॉम समिट के माध्यम से और आगे संभावनाएं तलाश सकते हैं? देखिए, जहाँ तक कैरिबियाई देशों का सवाल है, उनकी नज़र से अगर देखें तो वो अपनी आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करना चाहते हैं और उनको इस बारे में काफ़ी उनकी दिलचस्पी है कि भारत को जिस तरह से लो कॉस्ट पर डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि हाईवेज बनाए जा रहे हैं जिनके लिए सरकार को पहले पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। जो ठेकेदार हाईवे बनाता है उसी को कंसेशन दिया जाता है टोल इकट्ठा करने के लिए अगले 10 साल का। तो वो उस तरह से सरकार के कम खर्चे के बावजूद वो वहाँ पर यानी आधारभूत ढांचा बनाया जा सकता है। इसी तरह से बिजली हो या विंड पावर हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, इसमें भारत का एक अनूठा तरीका बन गया है विकास करने का। और गयाना, जैसा कि आपने और आपके संवाददाता ने भी जिक्र किया, वहाँ पर कृषि के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं, जंगलात के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं, जल विद्युत के बारे में काफ़ी संभावनाएं हैं। तो ये सब चीज़ों को अब उनको विकास करना है, लेकिन उनके मन में थोड़ी सी विश्व के प्रति थोड़ा कहीं सहमापन है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि एकदम से वो अमीर हो गए हैं तेल की वजह से और सारे विश्व में उनको लेकर के बेचने की या उनकी मार्केट पर कब्जा करने के लिए लोग लालायत हैं। तो भारत को इस तरह से व्यवहार करना होगा वहाँ पर कि उनको लगे कि भारत एक विन विन सिनर्जी के लिए। लेकिन महेश, इस दिशा में देखें तो भारत तो पहले ही भारत का ट्रैक रिकॉर्ड इस मायने में देखें तो बहुत बेहतरीन रहा है, क्योंकि भारत हमेशा इस बात में विश्वास करता है और अपने द्विपक्षीय संबंधों विभिन्न देशों के माध्यम से पूरे विश्व में ये दिखा चुका है, साबित भी कर चुका है कि उन देशों का विकास भी भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है और भारत का ये नजरिए से विश्व सहमत भी नजर आ रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद 2015 में ही दोनों देशों के बीच के जॉइंट कमीशन की बैठक 2015 में पहली बार हुई, लेकिन विदेश मंत्री स्तर पर भी दोनों देशों के बीच, गयाना और भारत की बात करें तो दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री के स्तर पर भी बैठकें होती रही है, बातचीत होती रही। हम दृश्य भी दिखा रहे थे दर्शकों को जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां पर गए और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिन पर हम सहयोग को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ये जो इस तरह के इंटरेक्शंस हैं, उच्च स्तर पर इंटरेक्शंस हो रही हैं और जॉइंट कमीशन की बैठकें हो रही हैं,
ये किन मायनों में, आपके अनुभव से जानना चाहेंगे, किन मायनों में रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं, रफ्तार देते नजर आते हैं? और प्रधानमंत्री के इस दौरे से, क्योंकि पीएम जब भी किसी देश में जाते हैं, जब भी कोई बातचीत होती है, तो जमीन पर, धरातल पर उसे साकार करने की दिशा में पूरा तंत्र बहुत गंभीरता से भारत की ओर से लग जाता है। इन सब बातों को समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत के इस दौरे से दोनों देशों के बीच की जो इंटरेक्शंस हैं, जो मीटिंग्स हैं, जो बैठकें हैं, वो जमीनी स्तर पर भी परियोजनाओं में परिलक्षित होते नजर आएंगे। आप सही कह रही हैं और ज़रूरत इस बात की है कि इस यात्रा को ठीक तरह से इस्तेमाल किया जा सके और एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जो कि दिखाए कि हम सिर्फ यात्राओं में या फोटो अपॉर्चुनिटीज़ में ही इंटरेस्टेड नहीं हैं, हमें उनको फॉलो अप करने में या आगे चल के उन पर अमल करने में और फैक्ट्स क्रिएट करने में मदद मिलेगी और दाफिया या पुश मिलेगा। तो ये सब चीज़ें एक पूरे समग्र एक कार्यक्रम की बिसात रखती हैं और मेरे ख्याल से ये ज़रूरी होगा कि हम एक मैक्रोस्कोपिक तरीके से तो काम करें ही सारे कैरेबियन देशों के साथ, लेकिन अलग अलग कैरेबियाई देशों में अलग अलग उनकी रुझान है, उनकी परंपराएं हैं। कुछ कैरेबियाई देशों में जैसे कि जहाजरानी का काफ़ी महत्व है क्योंकि वो सस्ते में जहाज़ों को रजिस्टर करते हैं और भारत इसका फ़ायदा उठा सकता है। दूसरे कैरेबियाई देशों में एक तरह से टैक्स हेवन बने हुए हैं, उनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तीसरे एक आयाम जो आता है वो पढ़ाई के लिए आता है, शिक्षा में आता है। आपको शायद ध्यान होगा कि कई कैरेबियाई देशों में भारतीय यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, जहाँ कर अमेरिका में जाने की बजाय अमेरिका से एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भारतीय जाते हैं और अमेरिका से कई गुना सस्ते दाम पर अमेरिकी सर्टिफिकेट से वो डिग्रियां लेते हैं। और इस तरह की चीज़ों से का आगे चल के एक तरह से दोहन किया जा सकता है, इसको औपचारिक तौर पर लिया जा सकता है और इन सब चीज़ों को लेकर के हर कैरेबियाई देश पे एक सूक्ष्म तरीके से भारत को अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर हैं, उनको पहचानना होगा और उनकी ज़रूरतों को भी ठीक से समझना होगा ताकि उनको पूरा किया जा सके और एक तरह से भारत और इन देशों के बीच में एक समग्र और मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों तरह से उनका सम्मान करते हुए एक विन विन स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। जी महेश जी, मुझे याद है जब प्रधानमंत्री कुछ वर्ष पहले सेशल्स गए थे तो उस वक्त उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात रखी थी कि समुद्र, क्योंकि सेशल्स भी हमारे से दूर है, लेकिन उन्होंने कहा था कि किस तरीके से समुद्र हमें जोड़ता है और ये जो समुद्र हमें जोड़ता है का कथन है, ये कैरेबियाई देशों के साथ भी सटीक बैठता है क्योंकि इनके माध्यम से भी, समुद्र के माध्यम से हम इनसे जुड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने बात सुनी एक वित्त विशेषज्ञ की जिन्होंने इस बात को सामने रखा कि भारत किन मायनों में ये मानता है कि वहाँ का उनका जल, उनकी पृथ्वी, ये तमाम ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है इन देशों के विकास और भारत के लिए भी इन देशों के साथ जुड़ाव को लेकर। भारत जब ब्लू रेवोल्यूशन की बात करता है, जब हम फिशरीज की बात करते हैं, मरीन डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये वो विषय हैं जो भारत अपने देश में भी विकसित कर रहा है और इन देशों के साथ भी सहयोग के आयाम के साथ इनको जोड़ा जा सकता है। आपको लगता है कि देशों के बीच संबंधों में ये भी कहीं प्राथमिकता पाते नजर आते हैं? सटीक जवाब दिया, प्रश्न किया है आपने। और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है, जिनको कि हम प्रमोट कर सकते हैं और जिनसे कि हम फायदा उठा सकते हैं, वो कई इस समुद्र से जुड़े हुई चीज़ें हैं।
इनकी आशंका के बारे में मैंने जिक्र किया कि जलवायु परिवर्तन से इनको बाढ़ों का और तूफानों का खतरा है। तो उस तरह की बातें, जैसे हमारा विपदा विमोचन संस्थान बना है, NDRF वगैरह बने हैं, उस तरह की चीज़ों से इनको संबंधित किया जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है और मदद की जा सकती है। दूसरी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने प्रबंधन किया है अपने समुद्र तट पर, खासतौर पे उड़ीसा में, कि इस तरह की आपदाओं से बचा जा सके, उसका भी भारत इनके साथ शेयर कर सकता है। जहाजरानी के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ, और मेरे ख्याल से इनको अगर कनेक्टिविटी को लेकर के कोस्टल शिपिंग वगैरह के लिए इनको भारत के साथ लामबंद किया जा सके तो वो भी एक तरीका होगा। मैरीटाइम सेक्टर में ग्लोबली भारत के नाविक बहुत मशहूर हैं। उनकी शायद दूसरे फिलीपींस के बाद सबसे ज़्यादा नाविक जो अंतर्राष्ट्रीय मल्लाहान में हैं वो भारतीय हैं। तो उनको लेकर के वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा सकती है, सेंटर्स खोले जा सकते हैं ताकि कैरेबियाई लोगों के लिए रोजगार बन सके, और शिक्षा मैरीन इंजीनियरिंग वगैरह में दी जा सके। जहाजरानी छोटे जहाज बनाने के लिए उनको ठीक तरह से प्रेरित किया जा सके। तो ये सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत है, और भारत हाईटेक प्रोग्राम के अंतर्गत ये सब करता रहा है। पर दूसरी तरफ मैं ये भी आपको आगाह करना चाहूँगा कि कई जगह पर टैक्स हेवन होने की वजह से मुद्रा का शोधन करने के, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यहाँ पर जगह का इस्तेमाल होता है। मैं नाम लिए बिना कहना चाहूँगा कि एक स्कैंडल हुआ है जहाँ कि कैरेबियाई देश में भारत का आर्थिक जो क्रिमिनल है उसको पासपोर्ट दिया गया और उसको वहाँ पे ठहरने की इजाज़त दी गई। तो इस तरह की बातों को लेकर के भी भारत इनके साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर सकता है या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर सकता है, जिससे कि इन जगहों का इस्तेमाल जो है वो धन संशोधन के लिए भारत के विरुद्ध न किया जाए। ये भी एक ज़रूरत है जिसके ऊपर अमल करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर समग्र तरीके से एक धनात्मक वातावरण में इन सब चीज़ों को रखा जाता है तो इनको ऐसा नहीं लिया जाएगा कि भारत उनके हितों पर लात मार रहा है। जी बिल्कुल ठीक महेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा है। और जिस वक्त, क्योंकि इस वक्त देखें तो इस बार के कैरिकॉम समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा उनके कुछ बायलैटरल्स भी होंगे, द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी, और 21 देश हैं जो इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से 15 तो कैरेबियाई देश हैं और कैरिकॉम के सदस्य हैं, और 6 देश जो गेस्ट कंट्रीज़ के तौर पर जुड़ने वाले हैं। लेकिन ये जब हम कैरिकॉम जॉइंट कमीशन की बात करते हैं महेश जी, और साथ ही में ये जो राजनीतिक स्तर पर भी राष्ट्राध्यक्षों की आपसी बैठकें होती हैं, तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके की कुछ आशंकाएं, संदेह वाले बिंदु आपने उठाए हैं जो इन देशों के मन में कहीं ना कहीं हैं, तो इससे एक बड़ा बदलाव आएगा? क्योंकि 56 वर्षों के बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री कैरेबियाई देश में पहुंच रहे हैं, तो ये उम्मीदें और पुख्ता हो जाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को और सोच को देखते हुए भी कि जो करना है वो कर डालना है। एक तरीके से बातों को छोड़ना नहीं है बल्कि ठोस तरीके से आगे बढ़ना है, ताकि जब मौका मिले तब द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ किया जा सके। आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है। इसी दिशा में अगर आगे चलें तो एक आधारभूत तरीके से, वैचारिक तरीके से ये कहना चाहूँगा कि भारत का नज़रिया इस बारे में बदल रहा है। पहले क्या उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की दो स्तरों पर विभाजन किया जाता था। उत्तरी अमेरिका कनाडा और अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स को एक तरीके से देखा जाता था और दक्षिण अमेरिका को दूसरे तरीके से देखा जाता था, जहां स्पेनिश और पोर्चुगीज का बोलबाला है और जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज दूसरी तरह के हैं। और अब जो ये तीसरा जो गुट नजर भारत ने आइडेंटिफाई किया है और उसके साथ संबंध बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है एक स्वायत्त तरीके से, वो एक बड़ा
स्वागतनीय बिंदु बना है कि कैरेबियन देशों को किसी उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका का पुछलग्गू नहीं या एड ऑन नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इनकी अपनी विशेषताएं हैं, भाषा के तौर पर, समस्याओं के तौर पर, इतिहास के तौर पर, और इनको समझना और उनके साथ उन संभावनाओं का दोहन करना, ये इसी तरह से ही संभव हो पाएगा जब हम उनको एक समग्र तरीके से देखें। उसमें भी दो पहलू आते हैं, एक तो ट्रिनिडाड और टोबैगो और गियाना में तेल मिला है, और दोनों तेल और गैस के बड़े निर्यातक या हैं या होने वाले हैं। बाकी देशों में अपनी अपनी समस्याएं या अपनी अपनी संभावनाएं हैं जिनके बारे में पहले जिक्र हुआ है। तो इनको भी एक सब ग्रुप में दो भागों में बांटा जा सकता है कैरिबियाई देशों की समिट को डील करते हुए। और एक तरह से जो ये आधारभूत इनकी जो स्ट्रक्चर है या आर्थिक विकास का, वो प्राइमरी गुड्स के ऊपर निर्भर, चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे एग्रीकल्चरल आउटपुट हो, चाहे शुगर केन हो। ये सिर्फ कुछ यानी उनका जो है परिमार्जन या प्रोसेसिंग नहीं कर पाते। महेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा है, और देखें तो आपने जिस अपने अनुभव के आधार पर भी जिस विस्तृत तरीके से इन बातों को साझा किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना पहुंच गए हैं और जल्द ही आप तक लेकर आएंगे सभी दृश्य और पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री के गयाना दौरे से जुड़ी हुई आप तक पहुँचाते रहेंगे DD न्यूज़ पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।